नमस्कार। 24 जुलाई है, दिन शुक्रवार है और सेबी सहारा केस में एम्प्लॉइज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई होगी। सहारा की तरफ से कई प्रमुख आईए कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1820, 1822 में लगाए गए हैं। 4 आईए के माध्यम से रिप्लाई फाइल किया गया है। वहीं कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 412 में एक आईए लगाया गया है, जिसके माध्यम से कोर्ट के अंदर रिप्लाई फाइल किया गया है सहारा की तरफ से। तो ये 5 आईए 20 जुलाई के सुनवाई के बाद सहारा की तरफ से लगाया गया है। दोपहर में 2 बजे से एम्प्लॉइज के मामले में सेबी सहारा केस में सुनवाई शुरू होगी। पटना हाई कोर्ट के अंदर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से जो न्यू केस लिस्ट नंबर जनरेट हुआ है 126, इस केस के बारे में सुनवाई होगी जस्टिस अरुण कुमार झा के समक्ष में। और इस केस का जो स्टेटस ऑफ स्टेज है ये फॉर एडमिशन के लिए है। इस मामले पर ये विचार किया जाएगा कि ये मामला सुनने लायक है कि नहीं। तो शुरुआती दौर में इस पर क्या आदेश दिया जाए, इस पिटीशन के रिव्यू के बाद कोर्ट तय करेगी। और अगर इस पर सुनवाई करना चाहती है तो फिर वो रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी करेगी और फिर इस केस पर हियरिंग प्रारंभ हो जाएगा पटना हाई कोर्ट के अंदर। 7 मई 2025 का एक लेटर मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों से लेकर के निवेशकों तक, एजेंट तक भी। जो बातें मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ और उस पर कुछ सवाल सहारा मैनेजमेंट से मैं करूँगा, वो शायद प्रत्येक कर्मचारी और निवेशकों के, एजेंट के मन में अवश्य होगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा भी कि क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न सहारा प्रबंधन के सामने रख रहा हूं, क्या वो जायज है कि नहीं है। एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि कई बातों को मैं लास्ट में ले जाकर के एक कड़ी के रूप में जोड़ूंगा। तो सबसे पहले आप ये लेटर देखिए जो 7 मई 2025 को सहारा ग्रुप की तरफ से जारी किया गया। इसमें साफ लिखा है, अवगत कराना है कि आपके अधीनस्थ सेवा केंद्रों, फ्रेंचाइजी कार्यालयों पर मई 2010 से दिसंबर 2024 तक के लंबित इनपुट प्रपत्रों, मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म एवं वाउचर जो अभी तक मुख्यालय पर रिसीव नहीं कराए गए हैं, उनका केंद्रवार विवरण इस पत्र के साथ आपके समक्ष प्रेषित किया जा रहा है। प्रेषित किए जा रहे विवरण के अनुसार उपरोक्त इनपुट प्रपत्र अविलंब 5 से 7 दिन के समयावधि में अनिवार्य रूप से मुख्यालय प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपरोक्त के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की समस्या सामने आ रही हो तो उसे 24 से 48 घंटे के भीतर अधो हस्ताक्षरी को आवश्यक रूप से अवगत कराएं। धन्यवाद। और ये जो साइन है और ये जो कोड है, ये है AK श्रीवास्तव का। ये वही AK श्रीवास्तव जी हैं जिनकी बड़ी लग्जरी कार, महंगी कार जब ऑफिस के सामने पहुंचती थी तो ड्राइवर उतर करके गेट खोलते थे। ये थोड़ी देर इंतज़ार करते थे जब तक कि वहाँ 10 से 20 लोग आ न जाएं, हाथ जोड़ना, पैर छूना, ऐसी जब वहाँ की स्थिति बन जाती थी तब ये AK श्रीवास्तव जी अपने लग्जरी महंगी गाड़ी से उतरते थे। तो इनका ही साइन है। रिटायर तो वो पहले ही हो चुके थे। सादे तौर तरीक़ों में सहारा की तरफ से उनको विदाई दी गई, लेकिन इस लेटर पर सिग्नेचर उन्हीं के हैं। अब इस लेटर के मामले को यहीं छोड़ते हैं। अब एक लेटर मैं आपके समक्ष दिखा रहा हूँ 16 जुलाई 2025 का। इसको देखिए और थोड़ा सरसरी निगाह से इसको पढ़ लीजिए आप भी। ये 16 जुलाई 2025 का लेटर है जो कि सहारा के मीडिया कर्मचारियों की तरफ से उप श्रमायुक्त को लिखा गया था, गौतम बुद्ध नगर के, जिसमें कहा गया है कि 2014 से उनका नियमित वेतन नहीं मिला है। टोकन मनी का आंशिक भुगतान होता था, लेकिन उसको भी घटा करके 30 से 40% तक कर दिया गया और इस लेटर के लिखने जाने तक पिछले 3 माह से वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और उप श्रम आयुक्त के अप्रैल और मई 2025 के वेतन भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रबंधन का रवैया पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण, संवेदनहीन रहा है। लेकिन कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करते रहे हैं। कोई समझौता कार्य को लेकर के उनका नहीं हुआ। पूरी लगन मेहनत से वो काम करते रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो करते रहे। लेकिन जब हद बेहद सब पार हो गई, संयम टूटने लगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग का सहारा इनको लेना पड़ा। और इसके अगले पेज में ये अवगत कराया गया है
श्रम आयुक्त महोदय को कि 17 जुलाई 2025 से सहारा परिसर के अंदर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करने जा रहे हैं बिना कार्य को बाधित करते हुए। यानी वो शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी रहेंगे और सहारा से संबंधित किसी कार्य को वो बाधा भी नहीं पहुंचाएंगे। यह पत्र पूर्व सूचना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भविष्य में प्रबंधन द्वारा हम कर्मचारियों पर किसी प्रकार के अनुशासनहीनता या गलत आचरण का आरोप न लगाया जा सके। वर्तमान में कार्य को करते हुए हम कर्मचारीगण अपने दायित्व को निभाते हुए अनशन के द्वारा अपनी मांग को वो रख रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की मंशा ठीक नहीं लग रही है। कर्मचारियों को मानसिक रूप से इतना परेशान किया जा रहा है कि बच्चों का स्कूल फी, घर की EMI, बुजुर्ग माता पिता की दवाई आदि की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। इस गंभीर परिस्थिति में हम जिलाधिकारी एवं उप श्रम आयुक्त से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करें एवं सहारा प्रबंधन को निर्देशित करें कि कर्मचारियों की लंबित राशि का वेतन शीघ्र भुगतान किया जाए। हमारा यह धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत होगा। और इसकी जो प्रतिलिपि है वो जिलाधिकारी महोदय को गौतम बुद्ध नगर के उस समय दी गई थी। पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय हैं, उप श्रम आयुक्त गौतम बुद्ध नगर हैं। प्रबंधन समिति को भी भेजा गया। सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क नोएडा के प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना सेक्टर 24 नोएडा को भी भेजा गया है। हरिदर्शन चौकी इंचार्ज नोएडा सेक्टर 11 के उस समय थे। तो ये 2 पेज संक्षिप्त में मैंने आपको दिखाया। पेज तो कई हैं, लेकिन जो जरूरी है, जो बातें मैं आपके सामने कहना रखना चाहता हूँ, उसके आवश्यकता अनुसार ये 2 पेज आपके समक्ष हमने रखा। अब आप सहारा का लेटर देखिए। ये लेटर 18 जुलाई 2025 को सहारा की तरफ से जारी किया गया। इस लेटर के द्वारा ये सूचना दिया गया कि जो सहारा ग्रुप के अंदर एम्प्लॉइज हैं, उनका जो रिटायरमेंट का 60 इयर्स का एज है, उसको सहारा ग्रुप की तरफ से रिटायरमेंट एज को 58 इयर्स किया जाता है। यानी कि अब 60 नहीं, 58 वर्ष के उम्र में सहारा ग्रुप के कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे दी जाएगी और तत्काल प्रभाव से उसको लागू भी कर दिया गया। लेकिन उसमें बस एक चीज़ ये कहा गया है कि सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन और सहारा इंडिया टीवी के एम्प्लॉइज के ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 16 जुलाई 2025 को उन्होंने तमाम अधिकारियों को लेटर देते हुए अपने लंबित सैलरी के लिए, अपने प्रोविडेंट फंड के लिए, अपने ग्रेच्युटी के लिए वो अदालत के साथ साथ कई अधिकारियों के पास अपने लेटर को, याचिका को पहुंचा चुके थे, जिसके वजह से उनको इस रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एज से दूर रखा गया, क्योंकि वो पहले से ही अनशन पर हैं। अगर उनको इसमें इंक्लूड करते हैं वो, तो मामला और भड़क सकता था। लेकिन उन्होंने रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एज का सहारा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया। अब इन्हीं का एक लेटर और देखें। ये लेटर थोड़ा धुंधला है, थोड़ा ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, सहारा इंडिया टीवी के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय परिसर में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन का जो कार्य किया जा रहा है वह पूर्णतः अवैधानिक है, जिससे संस्था का कार्य बाधित हो रहा है और यह कृत्य ट्रेस पास की श्रेणी में आता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल धरना प्रदर्शन समाप्त कर परिसर को खाली कर दें, अन्यथा बाध्य होकर प्रबंधन द्वारा विधिक कार्यवाही संपन्न की जाएगी। और सहारा ग्रुप की तरफ से भी इसकी प्रतिलिपि कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस आयुक्त को भी भेज दी गई, जिलाधिकारी को भी भेज दी गई, उप श्रम आयुक्त को भी भेज दी गई, थानाध्यक्ष को भी भेज दी गई और चौकी इंचार्ज नोएडा सेक्टर 11 को भी भेज दी गई। अब इसके बाद आता है 14 अक्टूबर 2025 का वो दिन जब इन कर्मचारियों की तरफ से प्रदीप राय जी के द्वारा 2 IAA इनके पेमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेबी सहारा केस में लगाया जाता है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि सहारा इन कर्मचारियों की सूची कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे और सहारा 17 नवंबर तक अपनी तैयारी पूरी कर लेती है और कर्मचारियों का जो आंकड़ा वो लेकर के आते हैं डेटा 16,286 ये कर्मचारियों के आंकड़े लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने थे इनको, लेकिन संजोग से उस दिन मामला पूर्णतः सुना नहीं गया था और जो अमाउंट इनको चाहिए था 1,056 करोड़ 71 लाख रुपए नियर अबाउट इन्होंने कोर्ट के समक्ष प्रेयर
किया था। इन्होंने बाकायदा पूरा ये लिस्ट बनाया था, जिसमें एक लेटर इन्होंने जारी किया था, याद होगा आपको, जिसमें सहारा कर्मचारियों की सूची इन्होंने जिनका जिनका बकाया है मांगी थी। लेकिन अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जब ये आंकड़े स्पष्ट सामने आए 16,286 कर्मचारियों के, और उसमें मजीठिया वेज बोर्ड का नाम तो लिया गया था, लेकिन उसका पालन बड़े अधिकारियों के वेतनमान के साथ सिर्फ किया गया था। कर्मचारियों का कहना था कि 2011 से मजीठिया वेज बोर्ड के नियम लागू करते हुए कर्मचारियों के भी समय समय पर वेतनमान बढ़ाते हुए उनको पेमेंट मिलना चाहिए। सब कुछ मजीठिया वेज बोर्ड के नियमानुसार ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर के अधिकारी उसी नियमानुसार अपना वेतनमान और अन्य फंड लेते आ रहे हैं। और संभावित जो आंकड़ा कर्मचारियों का दिया गया कोर्ट में, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। तो अभी महत्वपूर्ण याचिका कर्मचारी से संबंधित सुनवाई जब आगे बढ़ेगी, कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश आएंगी, संभवतः अगर कमेटी का गठन होता है तो इस मामले को उठाया जाएगा और कर्मचारी सहारा ग्रुप के जिनकी संख्या और बढ़ सकती है, ये स्पष्ट बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि उस समय 16,286 कर्मचारियों की लिस्ट थी और इस बार 9,000 और कम से कम सहारा की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया है। जो 70,000 का हमने जिक्र किया था, और एक सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट की तरफ से, जो कि एक पिटिशनर के तरफ से कोर्ट के अंदर हेयरिंग कर रहे हैं, उनके द्वारा 70,000 का भी आंकड़ा कहा गया था। तो अभी कर्मचारियों के मामले में भी बहुत कुछ कोर्ट के अंदर रहस्य खुलना बाकी है, क्योंकि ये सहारा के तरफ से आंकड़ा दिया गया है। लेटर के जरिए सहारा के कर्मचारियों का जो उन्होंने डेटा मांगा था, जिनमें भी इन्होंने घपला किया, और ये आंकड़ा 16,286 प्लस 9,000 का आंकड़ा सोसाइटीज के कर्मचारियों का सहारा की तरफ से ये फाइनलाइज करके दिया गया है, और अमाउंट भी मैच नहीं कर रहा है कर्मचारियों के डिमांड के मुताबिक। तो कर्मचारियों के मामले में भी ये केस बहुत ही उलझा नजर आ रहा है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो वीडियो के बीच में मैंने आपसे कहा था कि सारे कड़ियों को एक जगह में जोड़ूंगा। सीआरसीएस पोर्टल कब से चल रहा है? 2023। ये सारे लेटर कब जारी किए गए थे? 2025 मई से शुरू होता है, यानी लगभग देखा जाए तो 2 वर्ष। 2 वर्ष के बीच में क्या सहारा के कार्यालय बंद थे? अगर बंद थे, जैसा सहारा कहती है कि कोर्ट के तरफ से उनके ऑफिसों को बंद करा दिया गया है, इसी वजह से ऑफिस में कार्य नहीं हो रहा है, ऑफिस से भुगतान नहीं हो रहा है, तो फिर 7 मई 2025 का वो लेटर अपने कार्यालय, फ्रेंचाइजी कार्यालय के लिए कैसे जारी कर लिया गया? अगर कार्यालय खुल ही नहीं रहा था तो किस कार्यालय को वो लेटर प्रेषित किया गया था? किस बेस पर उन कार्यालय से, जब वो खुले ही नहीं थे, तो मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म और वाउचर का डिमांड डेटा जो कि मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाया था, उन कार्यालय से मांगा गया? अगर कार्यालय खुले थे तो सीआरसीएस पोर्टल पर डेटा डेफिशिएंसी को सही क्यों नहीं किया गया, और उन कार्यालय से भुगतान भी क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसे स्पेशली डेटा संग्रह का ही कोई ऑफिस इनका है? चाहे वो सहारा के कार्यालय हो, फ्रेंचाइजी कार्यालय हो, क्या जिले में एकाक ऐसे ही कार्यालय हुआ करते थे इनके? चलिए ठीक है, जिले में एक ही कार्यालय हुआ करते थे, मैं मान लेता हूं कि बहुत कार्यालय नहीं खुले थे, तो क्या उस कार्यालय से जिससे ये डेटा मांगा गया, क्या उस कार्यालय से सीआरसीएस पोर्टल के डेफिशिएंसी डेटा को सही नहीं किया जा सकता था? करोड़ों निवेशकों का जो दावा, क्लेम सीआरसीएस पोर्टल पर गया था, उनको जेन्युइन इन्वेस्टर्स क्यों नहीं साबित किया गया? ठीक है, फंड की कमी है, पैसा कम मिल रहा था, लेकिन डेफिशिएंसी को दूर करना चाहिए था कि नहीं? कार्यालय अगर खुले नहीं थे तो 7 मई 2025 का लेटर किसको जारी किया गया था? और कार्यालय खुले नहीं थे, सहारा का कार्यालय वर्क नहीं कर रहा था, तो किन कर्मचारियों का रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एज का सहारा कमांड कार्यालय से लेटर जारी करके आदेश जारी किया गया था? किस कर्मचारियों की बात हो रही थी? जब ऑफिस बंद है, ऑफिस चल ही नहीं रहा है, तो कौन से कर्मचारी आपके कम कर रहे थे कि जिनके लिए आपने रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट का 18 जुलाई 2025 को लेटर जारी किया? और अगर वो कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन सभी कर्मचारियों के लिए रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एज का लेटर जारी किया गया, तो उन कर्मचारियों के द्वारा सीआरसीएस पोर्टल के डेफिशिएंसी को, करोड़ों सोसाइटीज के इन्वेस्टर्स के डेटा को क्यों नहीं सही कराया गया? और उन ऑफिसों से क्यों नहीं, जिन खातों का मैच्योरिटी पूरा हो रहा था, भुगतान कराया गया? क्यों नहीं? सहारा प्रबंधन इसका जवाब दे। कोई दुबे जी है ना इस समय सहारा के सर्वे सर्वा, आप लोग जवाब दीजिए। जितने उनके साथ जुड़े सहारियन साथी हैं, वो उनसे पूछें कि अगर सहारा के कार्यालय चल नहीं रहे थे तो ये लेटर किसके लिए जारी किए जा रहे थे, और चल रहे थे तो
मेच्योर हो चुके खातों का भुगतान क्यों नहीं और डेफिशिएंसी को क्यों नहीं सही किया गया। जिन कर्मचारियों को 60 साल के पहले 58 इयर्स का रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एज का हवाला देकर के वहीं उनको सहारा ग्रुप के अंदर काम करने से रोका गया, उनका आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ कि इतने लोग, चाहे उनका आंकड़ा सैकड़ों में हो चाहे वो हजारों में हो, जब सब कुछ लेटर के माध्यम से सार्वजनिक किया जा रहा था तो उन लोगों का आंकड़ा डेटा कहाँ है जिन सहारा ग्रुप के कर्मचारियों को अपनी सर्विस गंवानी पड़ी 60 से पहले 58 साल की उम्र में। क्या उनके पूरे सैलरी को दिया जा चुका है? उस एम्प्लॉय के ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, टीडीएस काटे गए हैं, क्या उन टीडीएस को जमा किया गया है? क्या इनको रिफंड दिया जाएगा? और सेम लागू होता है सिस्टम, सीनियर एजेंट हो या जूनियर एजेंट हो, जिस एजेंट ने मेहनत करके अपने रिस्क पर पैसा ले जा करके सहारा के ऑफिसों में जमा किया है, जिसके बल बूते पर इतनी लग्जरी बड़ी गाड़ियां लोग लेकर के चलते थे और इंतजार करते थे 10 मिनट रुक करके, गेट नहीं खुलता था या गेट खुल जाता था तो बाहर नहीं निकलते थे लोग कि 10-12 लोग वहां पर पैर छूने वाले, हाथ जोड़ने वाले आ जाएं। वो पैसे इन एजेंट के माध्यम से दरवाजे दरवाजे जा करके, सभी शॉप पे जा करके लिए जाते थे। छोटे मध्यम वर्गीय, बड़े बिजनेसमैन, सभी निवेशकों से इनका मेंबरशिप फॉर्म, पूरा डेटा अकाउंट का तैयार करते थे कर्मचारी। तो इन सब का पहले हिस्सा होता है इन्वेस्टर्स, एजेंट, कर्मचारी। लेकिन मजा लूटा है ऊपर के मैनेजमेंट के, लगातार बड़े ओहदों पर बैठे सदस्यों ने पहले भी मजा लूटा, यहाँ तक कि रिटायरमेंट एज के बाद काम किए हैं। AK श्रीवास्तव जी हों, 2 और लोग थे, नाम मैं मिस कर रहा हूं इस समय। रिटायरमेंट एज के बाद भी ये लोग सहारा में वर्क करते रहे। कहने को तो ये कहा जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद ये अपनी सेवा सहारा ग्रुप में देते रहे, लेकिन क्या इनका वेतन या कुछ उनको कार्य के स्वरूप में पेमेंट नहीं दिया जाता रहा होगा? रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष के बाद ये सहारा में कार्य करते रहे। वहीं अन्य लोगों के लिए सहारा का नियम बदल गया। रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एज का हवाला देते हुए 58 साल की उम्र में बेसमय, जो वर्षों से सर्विस सहारा में करते आ रहे थे, उनको बेसमय सहारा से बाहर कर दिया गया। ये कैसा दो मुहा व्यवहार था? कई सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के लास्ट में कि कार्यालय चल नहीं रहे थे तो ये लेटर किसके लिए जारी हो रहे थे? अगर कार्यालय चल रहे थे, जिन कर्मचारियों के लिए ये लेटर जारी किए जा रहे थे, उनसे करोड़ों सोसाइटीज के इन्वेस्टर्स के डेफिशिएंसी डेटा को CRCS पोर्टल पर सही क्यों नहीं कराया गया? क्यों मेच्योर हो चुके खातों का भुगतान उन कार्यालयों से नहीं कराया गया? इन सवालों का जवाब अपने पूरे सहारियन साथी को, देश के सहारा के इन्वेस्टर्स को, एजेंट को, कर्मचारी को, सबको दे दीजिएगा। सहारा के डायरेक्टर्स जितने हैं इस समय, तो सेबी सहारा केस का सुनवाई है और पटना हाईकोर्ट के अंदर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई है, उस केस के एडमिशन पर कोर्ट सुनवाई करेगा। और एक रिक्वेस्ट है साथियों, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि सोशल अवेयरनेस वाकई ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।